इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल एरर यानी कि सांख्यिकी विभ्रम के बारे में। तो दोस्तों, जब भी हम कोई आंकड़े इकट्ठे करके उसके बिहाफ पर निष्कर्ष निकालते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है कि वास्तविक जो निष्कर्ष हैं और जो आपने सांख्यिकी के आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं उनमें कई बार अंतर देखने को मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाने का प्रयास करूं तो जिस समय भारत में जनरल इलेक्शन थे तो ऐसा कहा जा रहा था कि जी मोदी जी की जो सीट है वो 380 तक आएंगी, लेकिन वास्तव में तो काफ़ी कम आई। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि सांख्यिकी के बेस पर ही अगर हमें प्रधानमंत्री चुनना है तो इतने पैसे क्यों खर्च किए जाए, वास्तविक इलेक्शन क्यों करवाया जाए। यानी कि सांख्यिकी द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो सर्वथा सत्य हो ये आवश्यक नहीं है। सांख्यिकी में निकाले गए निष्कर्ष में कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती है, इसी को हम सांख्यिकी विभ्रम के नाम से जानते हैं। यानी कि जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो या रिसर्च आर्टिकल लिखते हो या आप कोई थीसिस लिखते हो तो आपको जब भी आप उसको एनालिसिस करते हो तो आप ये मान के चलते हो कि कुछ परसेंट तक 3% या उससे कम उतना स्टैटिस्टिकल एरर तो हो ही सकता है। यानी कि स्टैटिस्टिकल एरर का बेसिकली मतलब ये है कि समग्रों का वास्तविक मूल्य और जो हमने मूल्य निकाला है अनुमानित उसके बीच में अंतर आ जाता है, उसी को हम स्टैटिस्टिकल एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने अनुमान लगाया 500, आपकी औसत किसी एरिया की औसत आय 500 आएगी, औसत आय का आपने अनुमान लगाया सांख्यिकीय आय पर। यानी कि आपने क्या किया, मान लीजिए 10,000 लोग हैं और 10,000 लोगों का आपने सैंपल लिया 100 लोगों से और 100 लोगों के बेस पर आपने कह दिया कि जो इस इलाके की औसत आय जो है वो 500 रुपए है। लेकिन जब हमने 10,000 के 10,000 लोगों का से एनालिसिस किया तो पता चला कि औसत आय 600 है, 600 औसत आय, औसत आय। तो ये जो अंतर है यानी कि इसी को बोलते हैं सांख्यिकी विभ्रम। सांख्यिकी विभ्रम का मतलब क्या है कि उसका जो वास्तविक मूल्य है और जो अनुमानित मूल्य है उसके बीच का जो अंतर है उसी को सांख्यिकी विभ्रम कहा जाता है। यानी कि औसत जो आय है वो 600 होनी चाहिए थी वास्तविक, लेकिन मूल रूप से आपने 500 निकाल दिया। ये जो बीच का अंतर है इसी को हम सांख्यिकी विभ्रम के नाम से जानते हैं। कई कारण इसके हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने गलत तरीके से सैंपलिंग कर लिया हो, सैंपलिंग का जो तरीका है वो गलत कर लिया हो, एक तरीका ये हो सकता है। तभी हो सकता है कि जिन उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया है उन्होंने जानबूझकर गलत दे दिया उत्तर है या गलती से उनसे गलत उत्तर लिख गया है, जिसकी वजह से आपका जो विश्लेषण है वो गलत हो गया। या हो सकता है कि जो आपने सभी से सूचना केवल अनुमान के आधार पर सूचना ले ली हो, यह भी वजह हो सकती है गलत निष्कर्ष निकालने की। या हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसका कोई पर्सनल बाइस्ड हो जिसके आधार पर वो निष्कर्ष को भी गलत निकाल सकता है। यानी कि कुछ भी कारण हो सकता है। हो सकता है कि उसका जो उद्देश्य है वही गलत हो, उसने जानबूझकर ही आंकड़े गलत निकालने का निष्कर्ष ले लिया है। तो इसको बोलते दोस्तों सांख्यिकी विभ्रम। यानी कि कई बार हम आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि स्टैटिस्टिकल जो डेटा होते हैं उनके जो रिजल्ट होते हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं होते जो कि वास्तविक होते हैं, उसके बीच का जो अंतर है वही सांख्यिकी विभ्रम कहलाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से स्रोत है जिसकी वजह से स्टैटिस्टिकल एरर पैदा होता है। तो एक तो उत्पत्ति की त्रुटियां, यानी कि ये तब होती हैं जब हम देखिए, हम सबसे पहला हमारा स्टेप होता है आंकड़ों को इकट्ठा करना। यानी कि आंकड़ों को एकत्रित करने में हो सकता है हमारी प्रश्नावली गलत हो सकता है कि जो अन्वेषण है वो पक्षपाती हो सकता है कि हमारा जो सैंपल हमने चूज किया, हमने गलत सैंपल चूज कर लिया हो जो पूरी की पूरी इकाई का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यानी कि हो सकता है कि जो आंकड़े हो वो अस्थिर हो, कई वजह हो सकती है। यानी कि सबसे पहली जो मूल वजह है वो है उत्पत्ति की त्रुटियां। यानी कि जिस समय हम आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं उस समय त्रुटि हो सकती है, उस समय जो हम आंकड़े ले रहे हैं वो गलत हो सकते हैं, चाहे वो प्रश्नावली की वजह से हो, चाहे वो नमूना हमने सैंपल जो लिया है वो गलत हो गया हो, चाहे कोई और वजह रही हो, लेकिन ये भी गलती की वजह हो सकती है। दूसरा है मैनिपुलेशन, यानी कि जो उसका प्रसंस्करण है। यानी कि जब आप आंकड़ों को एंट्री कर रहे हो, डेटा एंट्री कर रहे हो, आप टेबल बना रहे हो, आप कोई फार्मूला लगा रहे हो, गलती से फार्मूला लग गया हो। मतलब मेरा एक दोस्त की रिसर्च का जब वो मतलब टॉपिक काफी उसने काम कर लिया, उसने जो फार्मूला स्टैंडर्ड का वही गलत दिख दिया। जब आप गलत फार्मूले से आंसर निकालोगे तो आपका आंसर ही पूरा का पूरा गलत आएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, लिखने में गलती हो गई हो, मापने में गलती हो गई हो, फार्मूला गलत लग गया हो, या किसी और वजह से कोई लापरवाही हो गई हो, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया हो, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके जो निष्कर्ष हैं वो गलत हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा चुनते हो। जब आप सैंपल साइज छोटा चुनोगे तो उसके द्वारा अगर आप निष्कर्ष निकालते हो तो वो निष्कर्ष सही नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो होते हैं वो अपर्याप्तता की त्रुटियां बोलते हैं, एरर ऑफ इनइक्विटी। यानी कि 3 लेवल पे गलतियां हो सकती हैं। पहला गलती हो सकती है जब आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो उसके लेवल पे, दूसरी गलती हो सकती है जब आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, जब डेटा को आप प्रसंस्करण कर रहे हो तो उस लेवल पे गलती हो सकती है, और हो सकता है कि आपने जो साइज है डेटा का, ये जो डेटा का वो बहुत छोटा लिखा हो, जिसकी वजह से भी गलती होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये सारी की सारे पॉइंट है जो आपको समझना है। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी त्रुटियों के प्रकार की। तो सबसे पहला प्रकार है इसका सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर, नमूना त्रुटियां और गैर नमूना त्रुटियां। सैंपलिंग त्रुटियां का मतलब होता है, नमूना त्रुटियां का मतलब है, नमूना त्रुटि वो अंतर है जिसमें नमूने से प्राप्त मान, सैंपल से प्राप्त मान और संपूर्ण जनसंख्या वास्तविक मान के बीच अंतर होता है। दोस्तों कई बार ये होता है कि जब आप पूरी की पूरी जनसंख्या, मान लीजिए 5000 लोगों को आपने सर्वे करना है, 5000 लोग आपकी जनसंख्या है, लेकिन आपने केवल 100 लोगों को अपना सैंपल माना, तो हो सकता है कि आपके सैंपल में केवल और केवल महिलाएं आ गई हों। अब महिलाएं जो होती हैं उनकी औसत इनकम पुरुषों के मुकाबले कम है, क्योंकि नॉर्मली काम कम करती हैं, तो हो सकता है वो महिलाएं आ गई हो सकता है कि आपका सैंपल में ऐसा इलाका आपने चूज कर लिया हो जो थोड़ा पिछड़ा हुआ हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप जनसंख्या का बहुत छोटे हिस्से से नमूना लेते हो तो आपके आंसर के गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसी को हम बोलते हैं सैंपलिंग एरर। यानी कि नमूना त्रुटि क्या होती है? जब आप नमूने लेते हो, जब आप सैंपल लेते हो और सैंपल से जो रिजल्ट निकालते हो वो कम अच्छा होता है मुकाबले जब आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन से डेटा इकट्ठा करते हो। इसके अलावा नॉन सैंपलिंग एरर भी होती है दोस्तों। नॉन सैंपलिंग एरर का मतलब हुआ कि इसके अंदर आपने क्या किया, आंकड़ों का संग्रह करने में दिक्कत हो गई। आपने लोग तो सही लिए, आपने 1000 लोग ले लिए, चलिए मान लीजिए, ठीक है जी, लेकिन हुआ प्रॉब्लम क्या हुई कि आपको डेटा की टेबल गलत बन गई, आपने मैनिपुलेट गलत कर लिया, आपने एंट्री गलत कर ली, आपने फार्मूला गलत लगा दिया। तो ये सैंपल की गलतियां नहीं है, ये सारी की सारी गलतियां कहलाएंगी नॉन सैंपलिंग एरर। यानी कि कहने का दोस्तों मतलब ये है कि जब हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए हम सैंपल की गलती हो जाती है हमसे, तो उसे सैंपलिंग एरर कहते हैं, और सैंपल के अलावा और गलतियां हो जाती है तो उसको नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आसान तरीके से आपको पॉइंट सारे समझ में आ रहे होंगे। इसके अलावा एक होता है पक्षपातपूर्ण विभ्रम, बाइस्ड एरर, और एक होता है पक्षपातहीन विभ्रम। पक्षपातपूर्ण विभ्रम तब होता है जब कोई भी इन्वेस्टिगेटर या कोई भी अनुसंधानकर्ता जानबूझकर गलती करता है, और जब जानबूझकर गलती करेगा तो वो गलती संचयी रूप से बड़ी होती चली जाएगी। मान लीजिए जानबूझकर आप 50 मतलब मान लीजिए पेट्रोल आप तोलते हो और आपने 50 ग्राम पेट्रोल हर बार कम किया, 1 लीटर में से 50 ml आपने कम कर लिया, मिलीलीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार ये जो गलती है ये बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ये क्युमुलेटिव नेचर की होती है। यानी कि पक्षपातपूर्ण विभ्रम सूचकों के पक्षपात, गलत विधि, माप यंत्रों के दोषों के कारण उत्पन्न होती है। ये विभ्रम एक ही दिशा में काम करते हैं, यानी कि जब गलती होती चली जाएगी तो गलती होती चली जाएगी, गलती होती चली, गलती होती चली जाएगी, इसीलिए ये क्युमुलेटिव होते हैं। लेकिन जो पक्षपातहीन विभ्रम होते हैं वो दोनों दिशा में काम करते हैं। यानी कि आप बच्चों का वजन लिख रहे हो, मान लीजिए किसी आपके क्लास में 100 बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं, जिनमें से 100 बच्चे आपने सैंपल के रूप में ले लिए और आप वजन लिख रहे हो, तो हो सकता है कि 100 ग्राम 50 ग्राम किसी का वजन ज्यादा लिख दिया, किसी का कम लिख दिया, किसी का ज्यादा लिख दिया, किसी का कम लिख दिया। तो इस तरीके की जो एरर है वो कहलाते हैं पक्षपातहीन गलती। यानी कि वजन आपने लिया, आपने देखा कि 45 किलोग्राम वजन है, 45.1 है, लेकिन आपने लिख दिया 45। अब ऐसे हो सकता है किसी का 44.9 लेकिन आपने लिख दिया 45। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए अल्टीमेटली ये जो अगर आप बहुत बड़ा नमूना होता है, सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है, तो ऑटोमेटिकली ये गलतियां खत्म हो जाती है, इसको ठीक करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर पक्षपातपूर्ण तरीके से गलती की गई है, जानबूझकर गलती की गई है, तो स्टैटिक्स के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमेशा ही गलत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके माप की। तो 2 तरीके के माप हमने बताए, एक तो है निरपेक्ष माप, दूसरा है सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपकी जो वैल्यू आई
वास्तविक वैल्यू आई वो है 560, ये आपका मूल्य आया, ये वास्तविक है, वास्तविक है, ठीक है जी। इसके अलावा जो अनुमानित आया वो आया 500, ये आपका अनुमानित मूल्य है। तो सांख्यिकी विवरण कितना है? सांख्यिकी विवरण में 560 में से 500 माइनस करोगे तो 60 जो है वो सांख्यिकी विवरण है। जबकि अगर निरपेक्ष सापेक्षिक रूप से निकालोगे तो इसका मतलब ये परसेंटेज में निकल के आएगा। एक तरीके से परसेंटेज में कैसे निकलेगा? 540 60 बटे 500 डिवाइडेड बाय 540, या भी 540 ही मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं, बटे 540। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो 20/540 आएगा, जो कि 0.037 है, यानी कि परसेंटेज में आप निकालोगे तो 3.7% है। तो दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है कि जो आमतौर पर हम 3+ इसी हमारा किसी भी वैल्यू में हम स्टैंडर्ड एरर मान के चलते +3 -3। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं जो मैं आपको कवर करना चाहता हूं। एक तो है सांख्यिकी नियमितता का नियम। सांख्यिकी नियमितता का नियम, लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी। सांख्यिकी नियमितता का नियम बताता है कि जो जनसंख्या है, मान लीजिए जनसंख्या है 10,000 और आपने सैंपल ले लिया 100। तो अगर आप 100 सैंपल के आधार पर, या मान लीजिए आपने सैंपल ले लिया 500, तो अगर आपने इस सैंपल के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो आमतौर पर ये निष्कर्ष है, ये पूरी की पूरी जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड तो चलता है, यानी कि ये नियम बताता है कि अगर आप रेंडमली या देव निर्देशन विधि के माध्यम से सैंपल चुन रहे हैं, तो इसके द्वारा जो सैंपल चुने गए हैं वो समष्टि रूप से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले ही होते हैं। यानी कि अगर आप 10,000 लोगों में से 500 लोगों को चुना और 500 लोगों से आपने सही तरीके से कोई निष्कर्ष निकाला, तो ये जो निष्कर्ष है वो सांख्यिकी नियमितता नियम के हिसाब से सही माने जाएंगे। एक नियम और है महांक जड़ता नियम। महांक जड़ता नियम कहता है कि अगर आप सैंपल साइज बड़ा कर लो, यानी कि 10,000 है आपके, और आपने क्या किया 500 सैंपल चुने, तो ये सही होने की संभावना मान लीजिए 95% है। लेकिन अगर आप 10,000 में से 1,000 सैंपल लेते हो तो इसकी सही होने की संभावना 96% हो जाएगी। मान लीजिए आपने 2,000 सैंपल ले लिए, तो सही होने की संभावना 97% हो जाएगी। यानी कि महांक जड़ता नियम बताता है कि अगर हम सांख्यिकी की छोटी छोटी संख्याओं की अपेक्षा अगर बड़े सैंपल को चुनाव करें, तो जो एरर है, जो सांख्यिकी के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हैं, वो अच्छे होंगे, एरर कम से कम होगी। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई भी होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।